याद होगा जब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की थी, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली टू न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन व्हिच इज फॉर द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन, सेम जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें ये जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दे आर अराउंड 50। या इनमें से कुछ इनहिबिटरी इन नेचर है, कुछ कुछ जो है एक्साइटेटरी इन नेचर है। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंडीशन जो है वो क्रिएट होनी है, वो न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो एक्टिवेट होती है। एक बॉडी नर्वस सिस्टम नीड्स एक्साइटमेंट, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होंगे, और एक बॉडी नीड्स डिप्रेशन, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस। Most drugs that affect the central nervous system act primarily by altering some steps in the neurotransmission. Drug influence production, storage and termination of the neurotransmission. तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली दवाइयां हैं, वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट करती हैं। यानी अगर न्यूरोट्रांसमिशन कम हो गई है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको जो है वो फैसिलिटेट करेगी। अगर न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जो है वो हाइपर न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है, तो उसको कम करने के लिए जो है वो अगेन हम ड्रग्स यूज करेंगे जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही कंट्रोल करती हैं, उनकी रिलीज को बढ़ाती हैं या उनकी रिलीज को जो है वो कम करती हैं। तो असल इफेक्ट जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आता है। अब नर्वस सिस्टम की जो दो स्टेजेस होती हैं, वन इज द एक्साइटमेंट एंड अदर इज द डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन की आप लोगों ने पढ़ी होगी, चलिए उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारा नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन होती है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल नर्वस सिस्टम एंड स्लाइड डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर वो हम कहते हैं कि गनूदगी सी आ जाती है। तो गनूदगी में क्या होता है कि द पर्सन इज मेंटली इन स्लीप बट फिजिकली अवेकिंग, तो ऐसी कंडीशन को हम डिप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उससे अगली जो है वो स्टेज आ जाती है जिसको हम सिडेशन कह देते हैं। सिडेशन के अंदर क्या होता है कि मेंटल एक्टिविटीज भी हमारी स्टॉप हो जाती हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आमतौर पे ये जो हम ट्रैंक्विलाइजर्स दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जिसको खून आवर अद्वियात कहते हैं, दे प्रोड्यूस दीस टू स्टेजेस, डिप्रेशन और द सिडेशन। सिडेशन थोड़ी सी जरा ओवर कंडीशन आ जाती है, बट मोस्टली उनका मैकेनिज्म जो है वो डिप्रेशन तक होता है। अब सिडेशन में क्या होता है, हम सो नहीं रहे, फिजिकली वी आर अवेकिंग लेकिन प्रिटेंडेड टू बी स्लीपिंग। ठीक है, और अगर हम ड्रग के इफेक्ट को ज्यादा कर देंगे तो वो सिडेशन जो है वो हिप्नोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हिप्नोसिस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि द पर्सन विल गो इनटू द स्लीप एंड द स्लीप विल बी शैलो एंड द पर्सन कैन बी अवेकन। हम उस पर्सन को फिजिकल या वॉइस स्टिमुलस से जगा सकते हैं, वो जाग जाएगा। ठीक है, अब ये हिप्नोसिस फर्दर जो है वो आगे कन्वर्ट हो सकती है इनटू द नार्कोसिस। Narcotics are something different. Narcotics are the drug which has abuse potential. Narcosis is a mental state जिसके अंदर जो person है, individual है, he will go into the deep sleep. तो deep sleep में क्या होता है कि जो waking है वो मुश्किल होती है। You need an intense stimulus. आपको थोड़ा सा intense stimulus चाहिए to awake that person. ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि आप उस बंदे को उठाएंगे, यहाँ एक जगह से उठेगा दूसरी जगह के ऊपर जाकर सो जाएगा। यानी उसकी स्लीप जो है वो ज्यादा डीप है, यहाँ पे शैलो स्लीप है, यहाँ पे डीप स्लीप, और वो दोबारा से जो है वो स्लीप में चला जाएगा। अब यहाँ तक जो है डिप्रेशन, सिडेशन, हिप्नोसिस, नार्कोसिस, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो मोटर एक्टिविटीज है वो टू सम एक्सटेंट जो है वो हमारी खत्म हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, हम चल नहीं पाते। इवन ये जो डिप्रेसेंट्स होते हैं या जो सेडेटिव्स होते हैं, इनको जो लोग दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं कि नेवर ड्राइव और नेवर यूज वर्क ऑन द मशीन, बिकॉज उसमें जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो नार्कोसिस तक जो स्लीप इंड्यूस होती है, उस स्लीप में हमारी जो सेंसरी एक्टिविटीज है वो काम कर रही है। आप किसी को कोई फिजिकल स्टिमुलस दें तो वो उसको फील होगा, उसको पेन फील होगी, लेकिन जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो हमारी काम नहीं कर रही, मसल्स आर रिलैक्स। लेकिन यही नार्कोसिस
जो है ये आगे जाके जब एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया इज अनदर टाइप ऑफ स्लीप, ये भी एक नींद है, ठीक है। तो इस नींद में क्या होता है कि हमारी मोटर एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी जो सेंसरी एक्टिविटीज है वो भी ब्लॉक कर जाती है, और उस ब्लॉकेज का हम फिर फायदा उठाते हैं सर्जरी के अंदर, ठीक है। हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एनेस्थीसिया या ऐसी स्लीप जो एनेस्थीसिया के अंदर इंड्यूस होती है, यहाँ तक ये वाली स्लीप जो है ये रिवर्सिबल, यानी अगर जो एनेस्थेटिक ड्रग देने से जो हमारा नर्वस सिस्टम डिप्रेस हुआ है, अगर वो ड्रग का इफेक्ट वहां से खत्म हो जाता है तो हमारी वो डिप्रेशन जो है वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ जाए, ठीक है। इसी वजह से जब हम एनेस्थीसिया से रिकवर करते हैं तो फिर हमें पेन भी होना शुरू हो जाती है एंड वी बिकम एबल टू परफॉर्म दी मोटर एक्टिविटी। लेकिन अगर एनेस्थीसिया से स्टेज आगे चली जाती है विच इज द पैरालिसिस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, तो फिर क्या होता है, फिर पेशेंट जो है वो कोमा के अंदर चला जाता है, ठीक है। यानी वो जो उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन है, लॉस ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज है, लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटीज है, वो इरिवर्सिबल बन जाती है। यहाँ पे वो जो एक्टिविटीज है वो रिवर्सिबल है, यहाँ पे वो इरिवर्सिबल बन जाती हैं और उनसे रिकवरी जो है वो फिर मुमकिन नहीं होती। मुमकिन तो कह सकते हैं बट चांसेस आर वेरी लेस, ठीक है, कोमा से रिकवरी, बिकॉज यू नो कि द हीलिंग एंड द रिपेयर ऑफ द नर्व सेल इज वेरी लेस। आपके अगर किसी जगह पे कट लगता है कि स्किन डैमेज होती है तो इट हील्स वेरी क्विकली विद इन 1 or 2 days, लेकिन हीलिंग ऑफ द नर्वस सेल्स इज वेरी स्लो, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारा जो प्रोग्नोसिस होती है इन कोमा वो ठीक नहीं होती। समटाइम हीलिंग हो भी जाती है एंड पर्सन गोज बैक टू द नॉर्मल, अदरवाइज जो है वो लीड्स टू द डेथ। तो बेसिकली ये जो डिप्रेशन की स्टेजेस है, ये स्टेजेस जो है ये डिपेंड करती हैं डोज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन का, यानी अगर आप उसकी डोज को बढ़ाते जाएंगे तो यू कैन अचीव ऑल दीज स्टेजेस। आप लोगों ने जब एनेस्थेटिक्स हमने पढ़ने भी हैं और अगर आपने प्रैक्टिकल में पढ़े होंगे तो एनेस्थेटिक्स की स्टेज से आगे जो है वो फिर मेडुलरी पैरालिसिस होता है, तो हम एनेस्थेटिक की डोज को यहीं तक रखते हैं, उसको ओवरडोज नहीं करते। ओवरडोज एनेस्थेटिक में medulla leading to the death of the patient, ठीक है। तो these are the stages of CNS depression. On the other side CNS stimulation, और CNS stimulation भी लीड करती है towards the death। इसकी इन बिटवीन स्टेजेस क्या है, नॉर्मल है, स्टिमुलेंट है, एक्साइटेड है, हाइपर एक्साइटेड है, एक्सट्रीम हाइपर एक्साइटेड है, कन्वर्जन एंड फिट्स होते हैं एंड अल्टीमेटली डेथ होती है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए स्टिमुलेशन है, इसका बहुत ज्यादा कुछ क्लियर इफेक्ट नहीं है। एक्साइटेड है तो इससे इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, आपको माइनर जो स्टिमुलसेस है वो बहुत ज्यादा क्लियरली फील होंगे। आप लोगों ने टेटनस के बारे में पढ़ा होगा, टेटनस इन्फेक्शन इज कॉल्ड विद द क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। तो उससे क्या होता है कि जो एक्साइटेबिलिटी है, जो इरिटेबिलिटी है नर्व की, वो बढ़ जाती है। और टेटनस में ये कहा जाता है कि टेटनस के पेशेंट को आप आइसोलेट कर दें, बिकॉज एक छोटा सा जो वॉइस स्टिमुलस है वो भी उसके लिए एक पहाड़ बन के गिरता है, ठीक है। क्यों कि वो जो उसकी उसकी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो एक्साइटेड हो जाती है, और एक्साइटमेंट में वो जो स्टिमुलस होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो ओवर प्रोड्यूस होता है, और स्लाइट साउंड जो है वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के गिरती है उसके ऊपर, उसको जो है वो बहुत इरिटेट करती है, ठीक है। तो ये जो एक्साइटमेंट ऑफ द नर्व्स लीड्स टू द कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, बॉडी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, सारी बॉडी हमारी स्ट्रेच हो जाती है। और फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे जो इंट्राकॉस्टल मसल्स हैं वो भी मसल्स हैं, जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं वो भी मसल्स हैं। जब बाकी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्ट्रेच होंगे, तो अल्टीमेटली जो इंट्राकॉस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ मसल्स लीड टू द कार्डिक एंड सर्कुलेटरी अरेस्ट। तो आमतौर पे जो एक्साइटमेंट या कन्वर्जन की वजह से जो डेथ होती है उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स डैमेज होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, और जो हमारे कार्डिक अरेस्ट होता है उसकी वजह से डेथ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस as well as the stimulation of the CNS both leads to the death in of the patient, और उसके in between stages हैं।
अगर हम उन इन बिटवीन स्टेजेस को कंट्रोल कर लें तो वी कैन अवॉइड फ्रॉम द डेथ, अदरवाइज डेथ मे हैपन। ठीक है जी, यहां तक भी क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, तो ये स्टेजेस हमने अभी डिस्कस कर ली। सेडेशन में क्या होता है, स्लाइट डिप्रेशन होती है, पेशेंट वेकिंग पोजीशन में होता है, जाग रहा होता है। हिप्नोसिस में डिप्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, पेशेंट जाग रहा होता है और उसको हम जगा सकते हैं। नार्कोसिस में क्या होती है, डिप्रेशन और ज्यादा गहरी हो जाती है, पेशेंट स्लीप में चला जाता है, उसको जगाया जा सकता है, बट अगेन रिटर्न बैक टू द स्लीप, दोबारा सो जाता है। एनेस्थीसिया में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशंस होती है, पेशेंट नींद में होता है, कैन नॉट बी अवेकन है, एमनीसिया है और हाइपोरिफ्लेक्सिया है। आप लोगों ने जब ये वोलेटाइल एनेस्थीसिया पढ़ा तो उसमें सॉरी, जब स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ी होंगी तो उसमें आपने रिफ्लेक्सेस चेक किए हो, ठीक है? उसमें कपिंग रिफ्लेक्स, सॉल्विंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, फीडर रिफ्लेक्स, राइटनिंग रिफ्लेक्स। तो ये तमाम वो रिफ्लेक्सेस होती हैं जो कि लाइव कंडीशन के अंदर पॉजिटिव होते हैं। आप अपने गले के अंदर उंगली मारें, आपको उल्टी आ जाएगी। आप किसी का गला दबाएं तो आपको कपिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आप किसी एनिमल के मुंह के अंदर कोई चीज डालें तो एनिमल ट्राइज टू स्वॉलो इट। जब एनिमल अलाइव है तो उसकी तमाम रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव है, लेकिन एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा, यू विल नॉट फाइंड एनी रिफ्लेक्स। तो बेसिकली एनेस्थीसिया में देयर विल बी दी हाइपोरिफ्लेक्सिया। हाइपोरिफ्लेक्सिया का मतलब ऑल द रिफ्लेक्सेस बिकम नेगेटिव। और एनाल्जेसिया के अंदर क्या होता है, हमारा पेन थ्रेशोल्ड जो है वो एलिवेट हो जाता है और उसकी वजह से हमें पेन नहीं होती, ठीक है? हम आगे एक एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे जो नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है और पेन को एलिवेट करता है और उसकी वजह से जो है वो एनेस्थेटिक। ठीक है जी, काफी है या आगे चलेंगे? सर काफी है। नेक्स्ट क्लास है काफी है सर, काफी क्वेश्चन, वी हैव 5 मिनट्स। एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस होगी सब लोगों की? जी सर। सर कुछ लोग जो नींद में चलने की आदत होती है, शेयर कर देना सर। क्या हुआ सर? क्वेश्चन है सर, बोलिए। कुछ लोग जो नींद में चलने की आदत होती है उनकी कौन सी स्टेज होती है, इनमें से कौन सी कंडीशन पर होते हैं? यार उसमें वो बेसिकली इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है? आमतौर पे जब हम नींद की बात करते हैं ना, तो नींद में यूजुअली हमारी सेंसरी एक्टिविटीज जो है वो हमारी स्टॉप हो जाती हैं, जो हमारी मोटर एक्टिविटीज हैं वो हमारी स्टॉप हो जाती हैं, जबकि हमारी सेंसरी एक्टिविटीज है वो चल रही होती हैं। लेकिन जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, माइट भी उनके अंदर जो है वो मोटर एक्टिविटी भी स्टॉप नहीं, लेकिन इसकी कुछ इनकोऑर्डिनेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मोटर एक्टिविटी स्टॉप नहीं हुई तो वो खुद ब खुद उठ के चलना शुरू हो जाएगा। उसकी जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम लग सकता है कि सोते हुए उसके नर्वस सिस्टम ने किसी चीज को एनालाइज किया और उसने जो है वो गलती से मैसेज मोटर नर्व्स को भेज दिया और उन्होंने वॉकिंग स्टार्ट कर। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आमतौर पे ऐसे लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं पे नर्वस ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होता है। थैंक्स सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये स्लाइड प्लीज शेयर कर दीजिएगा।